चूंकि प्रशासन हमको पकड़ती, पकड़ के हमको टॉर्चर करती और हमारे कार्यकर्ता चुनाव छोड़ के मेरे में व्यस्त हो जाते, पूरा चुनाव प्रभावित हो जाता। टीएमसी के जो लोग परेशान करते थे कल तक, वो अब भाजपा में आना चाह रहे हैं। बिल्कुल आना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्पष्ट बयान है, कोई ऐसा गुंडा तत्व को पार्टी में नहीं लेंगे जो भारतीय जनता पार्टी में आके और अपने किए गए कुकर्मों को यहाँ के छुपाएगा। उस वार्ड पार्षद को कहा गया कि तुम्हारा मकान इलीगल बना हुआ है, अच्छा, तुम चुनाव हारेंगे और उसके बाद तुम्हारा मकान तोड़ देंगे। तो काम करना बंद कर दिया। इस तरह के जितने प्रकार के हथकंडे अपना सकती थी टीएमसी, वो सब अपनाई। इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। कभी डर लगा कि मुश्किल है? देखिए, हम लोग यहाँ लालू का जंगल राज देखे हुए थे, इसलिए थोड़ा अनुभवी लोग थे। तो सिलीगुड़ी तो आप लोगों ने जीता, नॉर्थ बंगाल में बहुत सारी सीटें जीती, पश्चिम बंगाल जीती, तो आपके ओपनिंग कमेंट्स क्या हैं? किस वजह से जीती ये? सिलीगुड़ी की जीत बंगाल की जीत है, बंगाल के लोगों की जीत है। हमारे बिहार की जो अच्छी प्रैक्टिसेस है वो हम बंगाल में जाके लागू कर दिए। बंगाल में जो वहाँ कार्यकर्ता अच्छा करता है तो वो हम अपने यहाँ के चुनाव में अडॉप्ट कर लेते हैं। मुद्दे वहां पर क्या कुछ थे? हमने फील किया कि बहुत सारे जो एंटी इनकम्बेंसी के फोर्सेस वहां पर लगे हुए थे, बावजूद उसके टीएमसी के लोग जो है बैनर फाड़ दे रहे थे, कभी पोस्टर फाड़ दे रहे थे। मैं तो बता रहा हूँ कि अपने संजय गुप्ता जी कुम्हड़ार के विधायक थे, हमारे बगल के सिलीगुड़ी के जस्ट बगल के एक जिले में चोपड़ा विधानसभा था, वहां प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में लगे थे। उन्होंने बैठक करने गए तो वहां पर कट्टे से 60 कार्यकर्ता आके उनको घेर लिए और किसी तरीके से वो जान बचा कट्टे के साथ हथियार के साथ। और जब बंगाल सरकार वहां विकास योजनाओं में खर्च करती थी तो लगभग 2% के करीब भी पैसा उत्तर बंगाल को विकास में खर्च नहीं करती थी। तो उत्तर बंगाल के लोग इस बात से बहुत पीड़ित थे। बंगाल के चुनाव में कार्यकर्ताओं को पीट देना, कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार कर देना, पुलिसिया टॉर्चर करना, प्रशासनिक अमले का जितना बड़ा दुरुपयोग हो सकता है वो सारी काम वहां की पूर्ववर्ती सरकार करती थी। जैसे आप इंडिविजुअल जब बात करते हैं तो कहता था कि चुपचाप कमल जा, लेकिन जब समूह में वो लोग हो जाते हैं तो हिम्मत बढ़ जाती है। वो हिम्मत का काम हुआ। अभिषेक बनर्जी से लोगों का बड़ा गुस्सा था, टीएमसी के कार्यकर्ताओं का भी बड़ा गुस्सा था। अभिषेक बनर्जी सिंडिकेट के किंगपिन थे। वो क्या कर रहे थे? सारे अवैध धंधों से पैसा लेना, कोयले से पैसा लेना, सारे तरह के जितने प्रकार का व्यवसाय उससे उनकी वसूली और उगाही हो रही थी। भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब चुका था बंगाल सरकार। और नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। कहते हैं राजनीति की राहें कभी आसान नहीं होती, और जब बात पश्चिम बंगाल की हो तो संघर्ष की परिभाषा ही बदल जाती है। गलियों में गूंजते हुए नारे, हवा में तैरता बारूद और सत्ता के शिखर तक पहुंचने की वो जद्दोजहद जिसे पूरी दुनिया ने स्क्रीन पर देखा। हमने भी पिछले 2 महीनों से वहां की वस्तु स्थिति आपको बताई। लेकिन इस चुनावी आपाधापी और पॉलिटिकल पार्टियों की तैयारियों के शोर के पीछे कई ऐसी कहानियां दब गईं जो कभी सामने नहीं आ पाई। बिहार के वो कद्दावर नेता जिन्होंने बंगाल की गलियों में पसीना बहाया, जो जिला प्रभारी रहे, जो विधानसभाओं के रणनीतिकार रहे, उन्होंने वहां क्या देखा? क्या भोगा और किन हालातों के बीच लोकतंत्र का झंडा बुलंद किया? पहली बार न्यूज हाट लेकर आया है एक खास पॉडकास्ट सीरीज, बंगाल आप बीती। यहाँ कोई किताबी बातें नहीं होंगी, यहाँ होंगी सीधी और बेबाक कहानियां। पटना साहिब के माननीय विधायक और नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी के भाजपा के प्रभारी रहे रत्नेश कुशवाहा जी, जो बताएंगे बंगाल चुनाव का वो सच जो अब तक पर्दे के पीछे था। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर जुड़ चुके हैं पटना साहिब के माननीय विधायक और सिलीगुड़ी के प्रभारी रत्नेश कुशवाहा जी। बहुत बहुत स्वागत है रत्नेश जी। धन्यवाद। तो बंगाल तो जीत गए, पहले बंगाल जीत की बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और पूरे देशवासियों को और विशेषकर बंगाल की जनता को। आपके साथ तो हमने भी बहुत सारे फील्ड पे हम लोग गए, वहाँ के खबरें भी की, आपके साथ मैंने इंटरव्यू भी किया था। तो शुरुआत उसी से करते हैं कि सबसे पहले आपको कब जानकारी मिली कि आपको इस क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है, और उसके बाद फिर क्या रिएक्शन था, क्या माहौल था? सबसे पहले 31 जनवरी को पार्टी की एक बैठक होती है सिलीगुड़ी में, और हम सभी को पार्टी के कार्यकर्ता के नाते फोन आता है कि आपको सिलीगुड़ी जाना है।
और बंगाल चुनाव में आपको लगना है। उस समय तक यह स्पष्ट नहीं था कि किस जगह और कहाँ चुनाव में जाना है। जिस तरह का बंगाल का परिप्रेक्ष्य आप हम सब जानते हैं, वहां की राजनीतिक परिस्थिति पूर्व की जो रही, एक मन में आशंका थी कि कैसा क्षेत्र मिलेगा। जो मुझे प्रारंभिक जानकारी मिली थी उस हिसाब से शायद बालूर घाट दक्षिणी दिनाजपुर का एक क्षेत्र होता था जो जहां आना जाना भी कठिन था, और जिस तरीके के बंगाल की परिस्थिति थी, लगा कि वहां किस परिस्थिति में कैसे चुनाव काम करेंगे, बॉडीगार्ड लेके जाना है नहीं लेके जाना है, किस तरह के कार्यकर्ता रहेंगे। तो उस आशंका के बीच में गए और 31 जनवरी को गए, और फिर लगातार पूरा फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीनों में लगभग हम लोगों ने 65 दिन वहां पे प्रवास दिए। होली में आए और कुछ बीच में जो सदन का सत्र था आए, लेकिन पूरा 60 से 65 दिनों का प्रवास हम लोग का सिलीगुड़ी में रहा। तो जब शुरुआती दौर में सिलीगुड़ी आप लोग पहुंचे, चूंकि संगठन का काम था, संगठन की तरफ से दायित्व आप लोगों को दिया गया था, तो जब आप लोग वहां पहुंचे, वहां के जो माननीय विधायक थे उनसे क्या बातचीत हुई, कैसे वहां का रिएक्शन था, क्या शुरुआती दौर में क्या कुछ तैयारी है? देखिए, हम लोग की पार्टी की एक पद्धति है, पूरे देश में जहां भी चुनाव होता है पार्टी के कार्यकर्ता जाते हैं, और पार्टी के कार्यकर्ता एक सिस्टम में जाते हैं। कोई व्यक्ति एक खंड देखता है, खंड के बाद कोई एक जिला देखता है, जिला के बाद एक कोई विधानसभा देखता है। इस तरह के स्तर पर कार्यकर्ताओं का संरचना के हिसाब से काम में उनको जिम्मेवारी मिलती है। तो उस हिसाब से हमको गए तो हम लोग को बताया गया कि आपको सिलीगुड़ी काम करना है। तो वो बैठक अपने आदरणीय सुनील बंसल जी और मंगल पांडे जी जो वहां के प्रभारी थे, उन्होंने बताया। हम लोग को एक पूरा फीडबैक दिया जाता है कि किस तरीके से काम करना है, आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए, संगठन की क्या क्या गतिविधियों में आपको वहां लगना है। तो वहां लगना है, शुद्ध रूप से संगठन में वहां सहयोग करने की जिम्मेवारी थी कि वहां जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको सहयोग करना है, कार्यकर्ता भाव से लगकर और उनके बीच में काम करना, और उसी भूमिका में हम लोगों ने काम किया। मुझे जो जानकारी मिली थी कि भाजपा के जो लोकल बंगाल के लोग थे वो भी वहां पर जो है प्रभारी के रूप में लगे हुए थे, लेकिन संगठन ने एक प्लान बनाया कि उन प्रभारियों के ऊपर एक प्रभारियों का जाल बनाया जाए, दूसरे प्रदेशों से बुला के। जाल नहीं, हर जगह एक प्रवासी होते हैं। जो प्रवासी इसलिए प्रभारी वहीं के कार्यकर्ता होते हैं, स्थानीय कार्यकर्ता प्रभारी होते हैं, संयोजक होते हैं। लेकिन हर चुनाव में एक प्रवासी होते हैं, जो कि प्रवासी जो बाहर के कार्यकर्ता हो, उनको स्थानीय राजनीति से कुछ लेना देना नहीं होता। तो वो लोग जाते हैं तो एक निष्पक्ष तरीके से पार्टी के कामों को सहयोग करने में उनकी भूमिका, और रणनीति भी लीक ना हो, यह भी एक रणनीति के विषय में कुछ हम लोग का विशेष तो होता नहीं। हम लोग का काम है संगठनात्मक काम का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो सके, वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको एक तरह से हम लोग को देखने का काम था। तो सिलीगुड़ी तो आप लोगों ने जीता, नॉर्थ बंगाल में बहुत सारी सीटें जीती, पश्चिम बंगाल जीती, तो आपके ओपनिंग कमेंट्स क्या हैं, किस वजह से जीती ये? सिलीगुड़ी की जीत बंगाल की जीत है, बंगाल के लोगों की जीत है, बंगाल के हिंदुओं की जीत है। जो हिंदू वहां द्विम दर्जे के नागरिक के रूप में जीवन जी रहे थे, उनकी जीत है। घुसपैठियों की हार है, बंगाल की जीत घुसपैठियों की हार है। और जो घुसपैठिया बंगाल में भारत के नागरिकों के संसाधनों का उपयोग कर रहे थे, वो उसके खिलाफ एक बड़ा मैंडेट है। लगातार जब हम सिलीगुड़ी में घूम रहे थे तो वहां पे मुझे बहुत मिक्स कल्चर दिखाई दिया, क्योंकि कई देशों से भी वहां पर लोग आते जाते हैं। वहां का हांगकांग मार्केट बड़ा फेमस मार्केट है, और भी जगह पे दूसरे प्रदेशों से और देशों से भी लोग वहां पर आते हैं। तो नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल की डेमोग्राफी को देखा जाए, मुद्दे देखा जाए, तो बिल्कुल डिफरेंस है, और कोलकाता एक अलग ही वो हो जाता है। तो नॉर्थ बंगाल में अगर आपने फील किया मुद्दे वहां पर क्या कुछ थे? हमने फील किया कि बहुत सारे जो एंटी इनकम्बेंसी के फोर्सेस वहां पर लगे हुए थे, बावजूद उसके टीएमसी के लोग जो है बैनर फाड़ दे रहे थे, कभी पोस्टर फाड़ दे रहे थे, डराने धमकाने तक की बात की जा रही थी। हम जब सब्जी मंडी में वहां पर लोग घूम रहे थे तो एक बड़ा मुद्दा वो जो लक्खी भंडार योजना था वो भी था। तो इन सब से कैसे पटने का? क्योंकि वहां 2-3 विषय था। उत्तर बंगाल के रेवेन्यू कलेक्शन में 27% के करीब योगदान देता है जी। और जब बंगाल सरकार वहां विकास योजनाओं में खर्च करती थी तो लगभग 2% के करीब भी पैसा उत्तर बंगाल को विकास में खर्च नहीं करती थी। तो उत्तर बंगाल के लोग इस बात से बहुत पीड़ित थे। नाराजगी अन्य विषयों पर था, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर भी वहां के लोग डिप्राइव्ड फील करते थे। यह भी एक बड़ा विषय वहां के लोगों को था। और काम करने में तो जैसा कठिनाई थी, आप भी गए थे तो उस दिन देखा था कि वहां के हमारे उम्मीदवार और हम लोग गए हुए थे कि हमारे कैंडिडेट का बैनर फाड़ देने का काम कर दिया। बैनर पोस्टर फाड़ना तो बहुत
छोटी छोटी घटना बात होती है। हाँ। अच्छा। बंगाल के चुनाव में ये बहुत छोटी घटना है। हाँ। बंगाल के चुनाव में कार्यकर्ताओं को पीट देना, कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार कर अच्छा। देना, पुलिसिया टॉर्चर करना, प्रशासनिक अमले का जितना बड़ा दुरुपयोग हो सकता है हाँ। वो सारी काम वहां की पूर्ववर्ती सरकार करती थी। धन्यवाद देना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को, जिसने ये वातावरण बनाए रखा कि वहां के मतदाता ने एक शांतिपूर्ण वातावरण में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नहीं तो ममता बनर्जी तो कब की उखड़ गई होती। वो तो सिर्फ यही डराने, धमकाने, गुंडागर्दी और सिंडिकेट के बल पर चुनाव में जीतती रही, वहां के लोगों के समर्थन पे नहीं जीतती रही। बिल्कुल, देखिए हम लोग भी जब अभी चुनाव जीतने के बाद जब भवानीपुर गए और जगहों पर गए, लोगों से बातचीत किया, तो लोगों ने साफ तौर पे कहा कि हमारे मन में डर था और डर के वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। अगर ये डर 2021 में खत्म हो गया रहता तो ममता बनर्जी उसी समय उखड़ गई रहती। देखिए 2021 में जीतने के बाद भी जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार हुआ, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की आहुति दी गई। आज बंगाल हम लोग जीते तो 321 कार्यकर्ताओं के बलिदान पर यह जीत आई और ये हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। वैसे कार्यकर्ताओं का बलिदान है जो आज भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे गुंडा महाजंगल राज सरकार को उखाड़ फेरने में सक्षम हुआ। और 321 कार्यकर्ताओं ने तो प्राणों की आहुति दी है। हजारों कार्यकर्ता ऐसे हैं जो पुलिसिया के टॉर्चर को झेले हैं, जिनको झूठे मुकदमे में, एनडीपीएस के मुकदमों में 6-6 महीना जेल रखवाया है। वहां पर हमारे कई कार्यकर्ताओं को बेतरतीब ढंग से आंदोलन करने के नाम पे लाठी से पीट पीट कर और उनको मरनासन करने का काम वहां की प्रशासन ने किया है। ये वहां पर हमारे कार्यकर्ता, हमारे कई कार्यकर्ता जिनका जो व्यवसाय बंद करा दिया गया, दुकान बंद करा दी गई, ठेकेदारी बंद करा दी गई। हमारी एक कार्यकर्ता मैं उल्लेख करना चाहूंगा, आनंदिता रॉय, वहां की महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी है। उनके हस्बैंड वहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे। उनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सारे टेंडर्स कैंसिल कर दिए गए, उनका फॉर्म कैंसिल कर दिया गया। पर्सनल लेवल पर भी परेशान किया। और मैं बताता हूँ, बड़ा यूनिक घटना है कि उनकी पत्नी ने कहा कि मैं छोड़ देती हूँ भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। हम लोग का घर कैसे चलेगा? तो उनके पति ने कहा कि नहीं, अगर ये इसीलिए तो मुझे वो टॉर्चर कर रहा है, अगर तुम छोड़ दोगी तो वो लोग जीत जाएंगे, हमको खाना नहीं खाएंगे, लेकिन तुम भारतीय जनता पार्टी करती रहो, जिस दिन भाजपा आएगा फिर हम लोग आजादी का सांस लेंगे। आज वही आजादी बंगाल के कार्यकर्ता और बंगाल की जनता महसूस कर रही है। कार्यकर्ता कभी आपके पास आकर नहीं बोलते थे कि इतना प्रताड़ित हो रहे हैं, कैसे हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देते हैं? मैं तो बता रहा हूँ, जिस जगह हमारा विधानसभा का कार्यालय खुला हुआ था, उस विधानसभा के कार्यालय खोलने वाले अपने छपरा के हैं रहने वाले, तो बरसों पहले वहां सिलीगुड़ी में जाके बस गए। उनको पता था कि हम कार्यालय खोलने तो दे दिए, लेकिन अगर बंगाल में फिर से टीएमसी आ गई तो ये घर भी मेरा बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन उसके बावजूद सनातन बचाने के लिए, देश बचाने के लिए और घुसपैठियों को भगाने के लिए बड़ा योगदान वहां के जनता ने, हमारी कार्यकर्ताओं ने और हमारे मोदी जी के नेतृत्व के परिणाम से आज वहां बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। बहुत चैलेंजिंग था बंगाल जितना बाकी। अच्छा, पहले का कोई एक्सपीरियंस है आपके पास? मतलब पहले किसी चुनाव में आप गए हो और उसके अपेक्षा में बंगाल कितना कठिन रहा हो? मैं तो कई राज्यों में पार्टी के काम से गया, महाराष्ट्र में भी लगा हूँ, बंगाल, दिल्ली, देश के कम से कम आधा, बेंगलोर, कलकत्ता, कई राज्यों में गया हूँ। लेकिन बंगाल में एक अलग भय का वातावरण, फियर था। फियर था क्या? फियर है, माने यथार्थ में था। मैं तो बता रहा हूँ कि अपने संजय गुप्ता जी कुम्हड़ार के विधायक थे। हमारे बगल के, सिलीगुड़ी के जस्ट बगल के एक जिले में चोपड़ा विधानसभा था, वहां प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में लगे थे। उन्होंने बैठक करने गए तो वहां पर कट्टे से 60 कार्यकर्ता आके उनको घेर लिए और किसी तरीके से वो जान बचा कट्टे के साथ खुलेआम हथियार के साथ उनको घेर लिया गया और किसी तरीके से वो जान बचा के वहां से निकल पाए, अपनी विवेकता के साथ विवेक लगाया और किसी तरह बच के निकल पाए। ये वहां का माहौल था। उसके बाद पार्टी ने निर्देश किया तो वो अपने अंगरक्षकों के साथ, वो तीनों अंगरक्षकों के साथ वहां जाकर और तब प्रवास करने की स्थिति बन पाई। तो ऐसे वातावरण में वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम किए और उसका परिणाम है कि आज हम लोग चुनाव जीत। आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई? हमारे साथ चुनाव में वहां जो हमारे सिलीगुड़ी में एक कैंडिडेट थे, मेयर थे, वहां सिलीगुड़ी के मेयर थे, उन्होंने मेरे ऊपर झूठा मुकदमा करवा दिया। टीएमसी के थे और उन्होंने मुकदमा करवा दिया कि ये यहाँ पर चुनाव में उपद्रव कराएंगे और पुलिस हमको टॉर्चर करने के लिए खोजने लगी। अच्छा, आपको खोजने लगी? फिर किसी तरीके से हमको एक दो कार्यकर्ता से मेरे बारे में जब पूछताछ किया तो हम लोगों ने उसका रास्ता निकाला, मोबाइल ऑफ करके किसी तरीके से हमको लोकेशन बदल करके मॉल में रहकर पूरे दिन की भागा दौड़ी करके और फिर मुझे वहां से निकलना पड़ा। मतलब
माननीय विधायक होते हुए भी आपको छुपना पड़ा, प्रशासन से छुपना पड़ा। तो प्रशासन वहां पर आपको, चूंकि प्रशासन हमको पकड़ती, पकड़ के हमको टॉर्चर करती और हमारे कार्यकर्ता चुनाव छोड़ के मेरे में व्यस्त हो जाते, पूरा चुनाव प्रभावित हो जाता। तो इस तरीके का वातावरण हर जगह किया। जो भी कार्यकर्ता लगे थे, कहीं प्रभारी को प्रवास परेशान कर रहे हैं, कहीं संयोजक को परेशान कर रहे हैं, कहीं जिसको जहां बन पड़ रहा था उसको वहां, हमारे नाम नहीं उल्लेख करना पाएंगे। हमारे यहाँ के उस क्षेत्र में एक वार्ड पार्षद थी। अच्छा। उस वार्ड पार्षद को कहा गया कि तुम्हारा मकान इलीगल बना हुआ है। अच्छा। तुम चुनाव हारेंगे और उसके बाद तुम्हारा मकान तोड़ देंगे। हाँ। डर के वो काम करना बंद कर दिया। हाँ। इस तरह के जितने प्रकार के हथकंडे अपना सकती थी टीएमसी, वो सब अपनाई। लेकिन धन्यवाद है इलेक्शन कमीशन को, धन्यवाद हमारे कार्यकर्ताओं की वीरता, परिश्रम और उनके साहस का, कि आज हम लोग की सरकार है। हमने देखा कि आप बाइक से भी घूमते थे, गली गली जाके लोगों से बातचीत करते थे। बाइक पर क्यों उतरना पड़ा? बाइक पे उतरने का दो कारण था। एक तो सिलीगुड़ी बड़ी घनी आबादी है और वहां पर काम करने के लिए गाड़ियों से जाने में, मैंने जब 2-3 दिन गाड़ी से घूमा तो पाया कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में जितना समय लगता है, बाइक से जाने में उसका 1/4 समय लगता है। तो मैंने एक कार्यकर्ता से स्कूटी मांग ली और स्कूटी चलाया। स्कूटी से काम ज्यादा कर पाया, ज्यादा तक पहुंच पाया और कार्यकर्ता को भी लगा कि हमारे बीच का ही है, तो मेरे से ज्यादा सहज हो पाया, ज्यादा खुल पाया, ज्यादा मित्रवत हो पाया, जिससे मुझे भी काम करने में आनंद हुआ। और एक बड़ा परिवार सिलीगुड़ी में, आज मैं कह सकता हूं कि सिलीगुड़ी में जाऊंगा तो कम से कम 100 परिवार ऐसे हैं जो मेरे परिवार के हिस्से बन चुके हैं। भाषा का भी कोई प्रॉब्लम हुआ? सिलीगुड़ी में हिंदी भाषी की आबादी 40% है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो हिंदी बहुत नहीं समझ पाती। हमारी एक बूथ अध्यक्ष है, सरकार करके महिला, अपनी बूथ अध्यक्ष थी, तो उनके घर गए तो वो नहीं समझ पाती थी, तो वो थोड़ी आहत थी वहां के संगठनात्मक गतिविधियों से। तो मैं उनसे मिलने गया, वो बता रहे, तो वहां के जो शक्ति केंद्र प्रमुख थे वो दुभाषीय का काम किए। तो ऐसी कठिनाई भी कई जगह पर आई है। जो लोग हिंदी नहीं समझने वाले लोग थे, ना इंग्लिश समझ सकते थे, ना हिंदी, सिर्फ बांग्ला जानते थे। लेकिन बड़ा प्यारा अनुभव रहा कि वहां के कार्यकर्ताओं ने जो स्नेह दिया, सीखने की है। मैं कहता हूं कि बिहार से ज्यादा बूथ अध्यक्ष महिलाएं वहां। हाँ, हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष अगर बिहार में 5% या 10% होगी, तो बंगाल में 30 से 40% बूथ अध्यक्ष महिलाएं हैं। और इस परिस्थिति में जहां गुंडागर्दी है, सामने इस तरह का अत्याचार है, वहां महिलाएं ने जिस तरीके से बीड़ा उठाया, उनको निश्चित मेरा नमस्कार। घर परिवार से भी डर था कि जब वो पुलिस वाली घटना हुई, उसके बाद जब मैं काउंटिंग में पुनः गया पार्टी के निर्देश में, तो घर में माँ को आशंका थी कि फिर से पुलिस है और कई लोग वहां लग सकते हैं, चुनाव अगर टीएमसी हो जाएगा तो फिर कैसे निकलोगे। जब तक मैं ट्रेन पे बैठ नहीं गया चुनाव जीतने के बावजूद, तब तक माँ का फोन आता रहा कि बैठ गए कि नहीं गए। सब परिवार में सब लोग थोड़े चिंतित तो रहते ही हैं, लेकिन हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग का तो स्वभाव है, लेकिन घर परिवार को स्वाभाविक चिंता होनी स्वाभाविक। बिल्कुल। और जिस तरीके का माहौल था, जिस प्रकार की खबरें चल रही थी बंगाल के बारे में, तो जाहिर सी बात है हम लोगों के घर से भी चिंता व्यक्त की जा रही थी। हमारी एक महिला पत्रकार हैं, तो वो जाने वाली थी कवर करने के लिए, लेकिन उनके परिवार के लोगों ने मना कर दिया, तो डर तो था ही। अच्छा, एक चीज और हम समझने का प्रयास करेंगे। जब आप लोग लेते थे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करते थे, फीडबैक जब आता था, तो क्या उसमें इस तरह की फीडबैक आ रहा था कि भाई हम लोग बड़ी मेजोरिटी के साथ चुनाव जीत रहे हैं, और फियर की बातें क्या वहां कही जाती हैं, क्या उनको सुलझाने का भी कोई प्रयास आप लोग करते थे? देखिए, एक तो हम लोगों ने कॉन्फिडेंस तो स्वाभाविक दिया गया, हमारे गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा भी ये आया कि हम लोग अपने निष्पक्ष करेंगे। पैरामिलिट्री फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट हुआ, उससे बड़ा कॉन्फिडेंस आया वर्कर, माहौल बदला, लोगों को एक हिम्मत आया और कार्यकर्ता ज्यादा खुल के उन्मुक्तता से काम कर पाए। तो निश्चित तौर पे अमित शाह जी का ये अभूतपूर्व योगदान है इस मामले में। स्ट्रेटेजी बनाई भूपेंद्र यादव जी ने, सुनील बंसल जी ने, मंगल पांडे जी ने, लेकिन अमित शाह जी का जो नीति है, जो सुपरविजन है, जिसको कहते हैं कि अभिभावक तो है, पूरे बंगाल के चुनाव को दिया, वो वहां के चुनाव की जीत में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल। डर को लेकर कार्यकर्ताओं को कैसे लोग उसको दूर करने के लिए क्या करते थे? एक कार्यकर्ताओं में वो आंदोलन की छवि थी, जिस तरह 74 के जो होगा देखा जाएगा। कार्यकर्ता ये मन बांध के चल गए कि सनातन को बचाना है, तो हमको भाजपा को जिताना। वहां भारतीय जनता पार्टी से लग रहा था, सनातन चुनाव लड़ रहा है। वहां के जब घर में जाते थे तो लोग ये बोलते थे कि अगर हमको पूजा पाठ करना है तो भाजपा को वोट देना है, अगर हमको
शिखा रखना है तो भाजपा को वोट देखना है, चंदन लगाना है तो भाजपा को वोट ये मुद्दे थे, ये लोग बोलते थे, भाजपा नहीं बोलती थी। जब भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता घर पे संपर्क करने जाता था, हम लोग किसी से मिलने जाते थे, आग्रह करने जाते थे, तो यही कहता था कि अरे भाई हमको पूजा करना है तो भाजपा को ही न जिताना है, सनातन को बचाए रखना है तो भाजपा को ही न जिताना है। ये वहां के मुद्दे थे, लेकिन वही थे कि लोग कहता था कि चुपचाप कमल छाप, सामने नहीं आता था। जनता चुनाव लड़ रही थी, लोग चुनाव रहे थे, और जनता में भी घुसपैठिया भगाओ, देश बचाओ, बंगाल बचाओ, यही नारा था। कोई कहानी आपको अगर याद हो, कार्यकर्ताओं से बातचीत का, परिवार वालों से बातचीत का, कुछ इस तरह का कुछ अगर आपको कहानी याद हो? देखिए, हम वहां पर एक न्यूज चैनल है, उनके यहाँ गया मैं, और वो वहां के सिलीगुड़ी और नॉर्थ बंगाल के सबसे बड़े चैनल थे, मुख्य रूप से वो बिहार के ही लोग थे। अच्छा। तो वहाँ बिहारी समाज के लोग जो बिहार से माइग्रेट करके बहुत पहले व्यावसायिक कारणों से वहां गए हुए, तो उनके घर पे मैं गया और उनसे आग्रह किया कि भाई बिहारी लोग इतने हैं, हिंदी भाषी खासकर, तो मैं चाहता हूँ कि इनकी एक बैठक हो जाए। तो उन्होंने कहा कि दादा कमल पे नहीं आएंगे। अच्छा। तो हम लोगों ने उस कार्यक्रम का नाम दिया स्नेह मिलन। अच्छा। हिंदी भाषी स्नेह मिलन। तो उसके नाम पे, और जैसे ही पता चला कि ये भाजपा इसके पीछे आयोजन में, तो हम लोगों ने अपेक्षा रखी थी 100 लोगों का, लगभग 250 लोग आए। अच्छा। और 250 लोग आए, तो उसका परिणति क्या हुआ कि जब एक दूसरे को देख के जब सबको महसूस हुआ कि हम लोग 250 लोग आ गए, तो वो खुलेआम वहां पे सामने आ गए, और उसके बाद उससे बहुत माहौल बना, लोगों को हिम्मत आई कि हमारी इतनी बड़ी समूह है, और लोग खुल के एक बड़ा वातावरण वहां पे परिवर्तन किया। ये वहां एक बड़ा विषय, टर्निंग पॉइंट ये बना। नॉर्थ बंगाल में लोगों को हिम्मत आई कि माने इतने लोग हैं। जैसे आप इंडिविजुअल जब बात करते हैं तो कहता था कि चुपचाप कमल छाप, लेकिन जब समूह में वो लोग हो जाते हैं तो हिम्मत बढ़ जाती है, वो हिम्मत का काम हुआ। अच्छा, वोटिंग के दिन की अगर बात करें तो वोटिंग के दिन को लेकर बहुत तरह की चर्चाएं थी कि हिंसा हो रही, कई जगह छिटपुट घटनाएं भी हुई, तो सिलीगुड़ी में क्या हुआ? नहीं, नॉर्थ बंगाल में कोई वैसा हिंसा का विशेष वातावरण नहीं हुआ। एक तो फोर्स का डिप्लॉयमेंट बहुत प्रॉपरली था, और पैरामिलिट्री फोर्स और इलेक्शन कमीशन ने प्रॉपर इंतजाम वहां कर रखा था। ऑब्जर्वर्स की बहुत अच्छी भूमिका थी, जो भी पुलिस ऑब्जर्वर और नॉर्मल इलेक्शन ऑब्जर्वर, ये लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से चुनाव कंडक्ट कराने में अपनी भूमिका अदा की। हमेशा फोन पे वो लोग उपलब्ध थे, एकदम 24/7 उपलब्ध थे। लेकिन मैंने सुना कि कुछ जो प्रशासन के लोग थे, जो पुलिस प्रभारी थे, वो लोकल जो प्रशासन के लोग थे, उन्होंने परेशान किया। कब किया? बिल्कुल, बंगाल पुलिस तो एनार्किज्म के लिए विश्वास थी, लेकिन वो जो ऑब्जर्वर का उनके ऊपर जो नियंत्रण था ना, उनको खुला छूट नहीं मिला उनको नंगा नाच करने के लिए। नहीं तो ज्यादा, नहीं तो बहुत दुर्गति करते। ये वातावरण नहीं होता है, लिख के रख लीजिए। चोपड़ा इसका उदाहरण है। चोपड़ा में हमारे कार्यकर्ता को, हमारे कैंडिडेट को मार के बाद में मैंने उसको चोटिल कर दिया, तो वहां तो चोपड़ा में कई बार ऐसा हो गया। हम लोग कई बूथ पर आज भी पोलिंग एजेंट नहीं बिठा पाए इस चुनाव में, इतना होने के बावजूद। अच्छा। लगभग 100 से अधिक बूथ थे जहां पोलिंग एजेंट नहीं बिठा पाए उस चोपड़ा विधानसभा में। अच्छा, पोलिंग एजेंट की भी चर्चा थी। पिछले चुनाव में कहा गया कि 12-1 बजते सारे पोलिंग एजेंट जो है बूथों से हट गए थे भाजपा के। इस बार देखा गया कि टीएमसी के पोलिंग एजेंट जो है वो कमने लगे, भाजपा के पोलिंग एजेंट डटे रहे, तो उसको लेकर भी आपने कुछ रणनीति बनाई? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देशभक्त होता है, वो देश बचाने के लिए चुनाव लड़ रहा था। उसको पहले की सारी गलतियों से सीख ले चुका था, वो अंतिम समय तक डटना था, वो ये संघर्ष के साथ गया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पोलिंग का बस्ता लेके जब जा रहा था ना, उसको पता नहीं था कि वो लौट के आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन उसके बावजूद जिस डेडिकेशन से हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पे गए, काउंटिंग एजेंट में हमारे कार्यकर्ता गए, धन्य, मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूं कि उन्होंने देश को बचाने के लिए चुनाव लड़ा, घुसपैठियों को भगाया। आज क्या परिणाम हुए? पहली कैबिनेट में डिसाइड हुआ कि बीएसएफ को सारी जमीनें दी जाएंगी, आयुष्मान कार्ड का लाभ वहां पर बंगाल के गरीबों को मिलेगा। सरकार बदली, परिस्थिति बदली, लोगों के जनजीवन बदलेगा, लेकिन क्या कर रखा था ममता जी ने? हमारे बंगाल के लोगों को अच्छी सुविधाओं से वंचित रखा था, घुसपैठियों के लिए बांग्लादेश का बॉर्डर खोल रखा था, देश के संसाधनों पर बांग्लादेशी कब्जा करेंगे क्या? ये सब मुद्दे काम आए इस बार? मुद्दे नहीं, यथार्थ थी। वहां की जनता इसको भुक्तभोगी थी, इसीलिए जनता लड़ रही थी चुनाव, जनता परेशान, जनता लड़ रही थी, और जनते का गुस्से का प्रकटीकरण ये चुनाव का रिजल्ट है। बिल्कुल। लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही है कि लूट हुआ है। ममता बनर्जी और क्या कहेंगे? जब जीतती थी तब उनका फेवर था, और हार गई तो लूट हुआ। ममता बनर्जी बड़ी नेत्री रही है, उनका स्वभाव संघर्ष का रहा, लेकिन बाद में अपने भतीजे मोह में
ये सारी चीजें उनके आंख के ऊपर, जब भतीजे मुंह में भ्रष्टाचार का चश्मा जड़ जाता है तो इसी तरह का रिजल्ट होता है। अभिषेक बनर्जी से लोगों का बड़ा गुस्सा था, टीएमसी के कार्यकर्ताओं का भी बड़ा गुस्सा था। अभिषेक बनर्जी सिंडिकेट के किंगपिन थे। वो क्या कर रहे थे? सारे अवैध धंधों से पैसा लेना, कोयले से पैसा लेना, सारे तरह के जितने प्रकार का व्यवसाय उससे उनकी वसूली और उगाही हो रही थी। भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब चुका था बंगाल सरकार, और उसके कोई नेता था तो उसका नाम अभिषेक बनर्जी था। अच्छा, एक चीज और बताइए रत्नेश जी कि रात में जब आप लोग फ्री होते थे सब करके, तो क्या जो बिहार के तमाम प्रभारी भी, मुझे लगता है कि आसपास के प्रभारी भी सिलीगुड़ी में ही रुकते थे, तो क्या बातचीत होती थी, बैठक होती थी, या फॉर्मली आपस में आप लोग शेयर करते थे? स्वाभाविक है, अपनी परिस्थिति चर्चा करना, इतने दिन से परिवार के से दूर रह रहे थे तो बात होना, अपने अपने क्षेत्र का अनुभव होना, कहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन ये था कि एक ज्वार है लोगों में, एक इस बार वो है, हम लोग ये था कि अगर हम लोग वोट देने का वातावरण अगर ठीक कर लिए तो इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। कभी डर लगा कि मुश्किल है? देखिए, हम लोग यहाँ लालू का जंगल राज देखे हुए थे, इसलिए थोड़ा अनुभवी लोग थे तो हम लोग को पता था कि हम लोग जंगल राज को कैसे डील करना है, उसके यथार्थ देखे हुए थे। और पार्टी के विचारधारा से ओतप्रोत कार्यकर्ता हर परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार होकर जाता है। परिस्थितियां कठिन रही, कई कार्यकर्ताओं को कठिन रही, कई लोगों को झंझावात झेलने पड़े, कई कार्यकर्ताओं ने पजामा कुर्ता की जगह पैंट शर्ट पहन के वहां पर। मुझे तो यह भी जानकारी कि कई लोगों ने अपने जो निवास स्थान था, रात्रि में रुकने का जगह, वो भी बड़ी गुप्त जगह हाँ वैसे रखी थी कि कुछ वैसा प्रशासनिक सब गुप्त रहे। पजामा कुर्ता का उपयोग थोड़ा कम किया, शर्ट पैंट का उपयोग किया, जो भी किया, लेकिन परिस्थिति के साथ डटे रहे, चुनाव लड़वाया, जिताया और बंगाल में भाजपा की सरकार। एक और चीज मैंने खास देखा कि प्रभारी वहां बयान नहीं दे रहे थे, प्रभारी वहां बहुत ज्यादा वहां के लोकल पॉलिटिक्स में वो नहीं थे। आप लोग मैनेजमेंट को ज्यादातर देख रहे हैं। काम वहां के कार्यकर्ता को करना, वहां का विषय। हम लोग तो वहां नेता बनने गए नहीं थे, हम लोग तो जो संगठन का काम है उसमें सहयोग करने गए। तो जो काम है उसमें करें। हम लोग वहां पर टेलीविजन और बाइट से न वहां के हम नेता हैं, न मेरा स्ट्रेचर है कि वहां जाके हम बाइट दे। तो हम लोग का जो काम संगठन के लोग हैं, संगठन का काम। लेकिन जब सिलीगुड़ी जीत गए वहां के माननीय विधायक, तो फोन आया, बातचीत हुई? फोन आया बहुत। मैंने कहा ना कि वहां पर बड़ा परिवार है मेरा सिलीगुड़ी। शंकर घोष जी का परिवार, फोन आया, उनके परिवार बच्चों से भी भोजन पर भी निमंत्रण है, आमंत्रण है। कई कार्यकर्ताओं का निरंतर रोज सिलीगुड़ी से किसी न किसी एक दो लोगों का फोन आता है। तो अब सबसे जाना है, फिर मिलना है। चुनाव रिजल्ट के बाद सबसे मिलेंगे, जाएंगे सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी आप सब लोग चलेंगे, अच्छी जगह। चलिए, तो सिलीगुड़ी फतह करके आए हैं। सिलीगुड़ी ही नहीं बल्कि पूरा बंगाल फतह करके भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो लोग हैं, वो जो प्रभारी यहाँ से बनाए गए थे बिहार से, वो वहां पर लगे हुए थे। एक और छोटा सवाल इसमें ले लेते हैं। देखिए, प्रभारी केवल बिहार ही नहीं बल्कि और भी प्रदेशों के मुझे जानकारी है लगे थे, लेकिन बिहार के लगभग 50 से 60 लोग प्रभार में लगे हुए थे। तो बाकी लोगों की तुलना में कहा गया कि बिहारियों ने बड़ा मेहनत वहां पे किया है। सब लोगों ने मेहनत किया। देखिए, होता क्या है कि ये कोई विशेष बंगाल नहीं था, बिहार में भी चुनाव था, देश भर के कार्यकर्ता यहाँ आए थे। जहां भी देश में चुनाव होता है, हम लोग प्रवासी कार्यकर्ता जाते हैं। उसके दो कारण हैं। एक क्रॉस लर्निंग एक चीज होती है। हमारे बिहार की जो अच्छी प्रैक्टिसेस है वो हम बंगाल में जाके लागू कर दिए। बंगाल में जो वहाँ कार्यकर्ता अच्छा करता है तो वो हम अपने यहाँ के चुनाव में अडॉप्ट कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे पूरे देश के कार्यकर्ता एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं। कोई ऐसा नहीं कि सबसे ज्ञानी हम ही लोग हैं जो जाके दूसरे जगह चुनाव लड़ाते हैं, ऐसा नहीं है। चुनाव में एक दूसरे को सीखने और सिखाने की परंपरा का भी द्योतक है। ये कार्यकर्ताओं की एक बड़ा परिवार है भारतीय जनता पार्टी। उस परिवार में जब किसी को जरूरत पड़ती है तो एक दूसरे के यहाँ जाना और उसको सहयोग करने की परंपरा। ठीक है, लेकिन एक और चुनौती अभी हम लोग देख रहे हैं कि टीएमसी के जो लोग परेशान करते थे कल तक, वो अब भाजपा में आना चाह रहे हैं। बिल्कुल आना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्पष्ट बयान है, कोई ऐसा गुंडा तत्व को पार्टी में नहीं लेंगे जो भारतीय जनता पार्टी में आके और अपने किए गए कुकर्मों को यहाँ के छुपाएगा। सबको का हिसाब होगा। शुभेंदु अधिकारी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है और सबका इलाज होगा। भारतीय जनता पार्टी इलाज करने में एक्सपर्ट है, आपको भी पता है। चलिए, तो सबका इलाज होगा। पश्चिम बंगाल में 207 का आंकड़ा एक ऐतिहासिक आंकड़ा है। और रत्नेश कुशवाहा जी ने बताया कि किस तरीके का फियर था, किस तरीके का माहौल था, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता और वहां की जो जनता है उसने किस तरीके से अपने आप को झोंका, लड़ाई लड़ा और अपना जो मत था चुपचाप कमल छाप जो है वो डाला गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
है।